दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। मैं दिव्यांशु कुमार आप सभी को लुसेंट जी के पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है।
ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पहले क्या हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसुस चर्च। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? तो 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? 250। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है यजुर्वेद। सोसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी व्यष्टि ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। पहले के बुक में इतना डिटेल नहीं दिया था, ये न्यू एडिशन का है इसलिए इसमें इतना डिटेल में दिया हुआ है। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। तो आपसे पूछेगा कि अर्थव वेद में कितना मंत्र है? तो 731 मंत्र है। और पद कितना है? तो 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ऋग्वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। बार बार सिर्फ ऋग्वेद की ही ध्यान आती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद की प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्व आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा
गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थववेद है। सबसे प्राचीन वेद बोले तो ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद बोले तो अर्थववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितनी 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष। किसके? तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष है अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष का पुत्र बोले तो उग्रश्रवा हो गया। लोमहर्ष का पुत्र बोले तो उग्रश्रवा हो गया। इनकी संख्या 18 है। किन की? तो पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या बोले तो 18 है। पुराण की संख्या बोले तो 18 है। इनमें जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 गो जो पुराण है, 5 पुराण कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्या थी? अनुमति नहीं थी, वे भी क्या करते हैं? पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कहाँ किया करते थे? मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिर में किया करते थे। कहाँ किया करते थे? मंदिर में किया करते थे। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो क्वेश्चन पूछ देगा भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? भारतवर्ष। क्या हो जाएगा? भारतवर्ष। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख बोले तो साहगौड़ा हो गया। कौन हो जाएगा? सहगौड़ा हो जाएगा। अभिलेख हो जाएगा, सहगौड़ा अभिलेख हो जाएगा। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, क्या बोल रहा है? लिखित साक्ष्य बोले तो एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है? कासारपन कहा गया है। क्या कहा गया है? कासारपन कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राज खारवेल जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख
रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख बोले तो समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख बोले तो समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख या मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन बोले तो इपिग्राफी। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन बोले तो इपिग्राफी। क्या? इपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणा पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। दक्षिणा पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन, क्या बोलेंगे? पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उपकरण है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। क्या बोल रहा है? मानव विकास की उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। अगर विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होगा तो उसको हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। मानव विकास की उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण क्या हो? लिखित हो। क्या हो? लिखित हो। संस्कृत और बर्तन। मालवा काला तथा लाल। बुर्जहोम में बर्तन जो था धूसर था। जोखे लाल। दक्षिण नवपाषाण में कैसा बर्तन था? तो चमकीला धूसर था। कैसा बर्तन था? तो चमकीला धूसर था। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के समय बर्तन था कैसा था? भूरा लाल था। 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 आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव अर्थात होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार कृषि था। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। पूर्व बोले या पूरा बोले। पूर्व बोले या पूरा बोले। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। क्या था? शिकार था। शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। क्या थे? मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार बोले तो पूरा पाषाण यानी पूरा पाषाण सबसे प्राचीन बोले, इसको याद रखने के लिए पूरा आग का आविष्कार कब पूरा हुआ? ऐसे याद करने के लिए आग का आविष्कार कब पूरा हुआ? तब पूरा पाषाण में, पूरा पाषाण काल में।
एवं पहिए का बोले तो पहिया पहिया चलता है तो क्या हो जाएगा, नव पाषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नव पाषाण हो जाएगा। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अस्थायी निवास, ऐसे वैसे तो घर बना के कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ रहता था, लेकिन क्या हुआ, अस्थायी हुआ। कब हुआ, तो नव पाषाण काल में। कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ अस्थायी। उसने क्या किया, पहले कुत्ता को लाया और पालतू बनाया, और पालतू बनाया। कब, नव पाषाण में। कब, नव पाषाण में। मनुष्य ने सर्वप्रथम बोले तो तांबा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग किया। तांबा क्या था, धातु था। तांबा बोले तो क्या था, धातु था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, धातु का प्रयोग किया, धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार, प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल बोले तो अति रंपकम था। कृषि का आविष्कार बोले तो कृषि जितना हुआ ना नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार बोले तो नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार बोले तो नव पाषाण में हुआ है। प्राग ऐतिहासिक कृषि का बोले तो कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का बोलेंगे तो कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार बोले तो नव पाषाण काल में हुआ। तो किसका नव पाषाण में हुआ, एक बार रिकॉल कर लीजिए, किसका नव पाषाण में हुआ। नव पाषाण एक बार दिमाग में मेकअप करना है, दिमाग में क्या करना है, मेकअप करना है। कृषि का आविष्कार हुआ नव पाषाण में। किसका हुआ, तो कृषि का हुआ। कृषि का हुआ, पहिया का हुआ। किसका हुआ, पहिया का हुआ। किसका हुआ, पहिया का हुआ। अस्थाई निवास का हुआ। अस्थाई निवास का हुआ। क्या क्या हुआ तो देख लीजिए, एक बार बैक करके देख लेना है। आग का बोलेंगे तो आग का तो पूरा पाषाण, आग यानी पूरा आग बोले तो पूरा जल गया। आग का आविष्कार यहाँ से देखना है। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। पूर्व पाषाण युग का पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण। आग जैसे बोलेगा ना, आग बोलेगा तो पूरा मोहल्ला में आग लग गया। पूरा मोहल्ला में आग जब लगता है तो क्या होता है, पूरा बस्ती में लग जाता है। क्या होता है, पूरा बस्ती में लग जाता है। इसीलिए याद करना है क्या, आग का आविष्कार क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में। क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के आग जब लगता है तो क्या होता है, पूरा बस्ती में लग जाता है। तो आग का हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा, आग का पूरा पाषाण काल हो जाएगा। अस्थाई निवास बोले तो कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, नचनिया जैसा घूमता है तो अस्थाई हो गया। कब हो गया, तो नव पाषाण हो गया। नया अस्थाई हुआ, नया में अस्थाई हुआ। और क्या किया, नव पाषाण काल में ही कुत्ता को क्या बनाया, पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग किया। और तांबा क्या था, धातु था। क्या था, धातु था। और उससे क्या बनाया, तो उस धातु से क्या बनाया, तो कुल्हाड़ी बना लिया। और वो जो धातु प्राप्त किया था कहाँ से किया था, तो अतिरम्भकम से किया था। कहाँ से किया था, अतिरम्भकम से किया था। अब भाई कृषि का बोले तो कृषि का भी नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का भी नव पाषाण में हुआ। पहिया का भी नव पाषाण में हुआ। अस्थाई निवास भी हो गया नव पाषाण में। अब आगे आते हैं चावल के बारे में जानेंगे। चावल के बारे में प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। सबसे पहले कृषि जो कृषि का जो स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले गेहूं, जिससे हम क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या हुआ, चावल।
गेहूं और चावल ये हम लोग का क्या है, मुख्य क्या है, मुख्य भोजन के रूप में है। हम लोग क्या खाते हैं, गेहूं और चावल का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। तो कृषि का जब आविष्कार हुआ उस समय सर्वप्रथम जो फसल हुई क्या हुई, गेहूं और चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोही डलवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। किससे है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते हैं। तो पत्थर का दूसरा नाम क्या है, स्फटिक। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। असम का श्वेत भूगीवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। असम का श्वेत भूगीवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जोवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म की प्रमाण मिला है। जीवाश्म मतलब समझते हैं जो दब जाता है, बहुत दिन तक उसी में रह जाता है, बाद में उसका खोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। जो जीव दब जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया।